बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कल हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यहां पे ये डायग्राम थी जिसमें मैंने आपको एलैबोरेट किया था कि किस तरह से जब एक सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आता है तो इस दौरान ये एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को फिर यूज किया जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट में। ये जो मॉलिक्यूल है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और इसे लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करवा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि ये जो आपका पहला मॉलिक्यूल था जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया था और इसने एनर्जी रिलीज की थी, इसके पास एनर्जी इसलिए आ रही होती है कि अगर आप एक स्टेप पीछे जाके देखो तो जहां प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो इस दौरान ये मॉलिक्यूल भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करता है। ये लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ आता है और इस दौरान यहां पे एटीपी से एनर्जी मिलती है। एटीपी से एनर्जी लेने के बाद जब ये मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यही वजह है कि अब जब दोबारा ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा तो ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी की बेस पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास वही बात जो मैंने समझाई है, कहते हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये रिलाय कर रही है उस एनर्जी ग्रेडियंट पे जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने जनरेट की है। ये देखो ये एनर्जी ग्रेडियंट है कि आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करेंगे तो ही इनकी वजह से आगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। और यहां पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनके पास हाई एनर्जी है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से है। एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। आपके पास ये वाला जो पंप है, प्रोटीन है, ये शो कर रही है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। इसका नाम आपने याद रखना है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आपसे एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछेगा, प्रोटीन का नाम देके मेथड पूछेगा, मेथड का नाम देके प्रोटीन्स के नाम देगा कि कौन सी प्रोटीन इस मेथड के थ्रू काम कर रही है। तो आपको हर तरह से अटेंटिवली इसको याद रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, एटीपी है और एटीपी को बनाने वाले एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं। ठीक हो गया। आगे अगर आप देखो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक नया एसएलओ है। ठीक है, ये आपके जो 4 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स थे ना वो कंप्लीट हो गए हैं। हम नए एसएलओ को एड्रेस करने जा रहे हैं जिसमें वो हमें एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस के बारे में बताने का कहता है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस है क्या, डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। आपने 4 डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म देख लिए हैं, क्या वो काफी नहीं है सेल के लिए? सेल इन मेथड्स की तरफ क्यों आता है? पहला लफ्ज ही आपके लिए काफी है। जो बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, जो ना तो लिपिड बायलेयर में से इजीली पास कर रहे हैं और ना ही आप देखते हो कि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स में से गुजर पाते हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल को इनकी जरूरत है। अब इन्हें फिर सेल स्पेशल मेथड से टेक इन करेगा, जिनमें आपके पास एंडो और एक्सोसाइटोसिस आ जाते हैं। कौन कौन से ये कॉमन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? मोस्टली आप देखोगे प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स होंगे। ठीक है, ये इतने बड़े हैं कि कहते हैं ये इजीली सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में से नहीं गुजर पाते, जिसलिए हमें इन 2 प्रोसेसेस की तरफ आना पड़ता है। कहते हैं ये आपके पास एसेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस हैं, बहुत जरूरी है सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और क्या कर रहे हैं
इन लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। लेकिन जरा देखो पीछे टॉपिक से जो चीज लिंक कर रही है एनर्जी की मदद से, ठीक है, कि एंडो और एक्टो में जब आप लार्ज मॉलिक्यूल्स को मूव करेंगे यहां भी एनर्जी यूज होगी। तो आप कह सकते हो कि यह असल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है कि जहां आपके पास एनर्जी की मदद से चीजों को मूव करवाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि पहला केस स्टडी करते हैं एंडोसाइटोसिस का। ठीक है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस जो है ये आपके पास वही बात है, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। सेल्स जो हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, जिन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमने मूव करवाना है सेल के अंदर, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं सेल के बाहर। सेल इन्हें किस तरह टेक इन करता है? जब सेल इन्हें अंदर टेक इन करता है तो वो हमेशा वेसिकल की फॉर्म में करता है। ठीक है, और ये वेसिकल जो है ये सेल मेम्ब्रेन से बन रही होती है। ये लफ्ज याद कर लो, आगे डायग्राम में आपको खुद ही समझ आ जाएगी। या अगर मैं यहीं पे आपको इलैबोरेट भी कर दूं, लेट्स से ये मेरे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से, और आपके पास यहां पे आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है। जब सेल इस मैक्रोमोलिक्यूल को टेक इन करेगा ना, तो आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल एक वेसल की शक्ल में होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम वेसिकल कह रहे हैं। और ये वेसिकल कैसे बनी है कि सेल ने असल में जब मैक्रोमोलिक्यूल को टेक इन किया ना, तो उसने अपनी मेम्ब्रेन की एक कवरिंग भी इसके अराउंड बना दी। तो अब ये जो फूड पार्टिकल या मैक्रोमोलिक्यूल सेल में एंटर हुआ है, इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन की एक कवरिंग है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम वेसिकल कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन की कवरिंग इसके पास आई है वो सेल मेम्ब्रेन दे रही है। तो ये आपको यहां पे एंडोसाइटोसिस में बताया जा रहा है। एंडोसाइटोसिस मतलब चीजों को टेक इन किया जा रहा है। ठीक है, चीजें सेल के अंदर आएंगी। अब जो एंडोसाइटोसिस है ना, ये दो तरह की होती है। मैंने आपको इसे टेबुलर फॉर्म के अंदर समझाने की कोशिश की है। इसको जब हम जूम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी दो टाइप्स जो है वो, एक है फेगोसाइटोसिस और दूसरी है पिनोसाइटोसिस। अब जरा गौर से आप लोगों ने डिफरेंस समझना है, क्योंकि ये डिफरेंस एमसीक्यू और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप एंडोसाइटोसिस में, ठीक है, हम इनटेक करेंगे, चीजें सेल में एंटर होंगी। जो चीज सेल में एंटर हो रही है, अगर तो वो चीज सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड नहीं है, हार्ड स्ट्रक्चर है, सॉलिड पार्टिकल है, जब इस सॉलिड पार्टिकल की एंडोसाइटोसिस होगी ना, तो हम इस प्रोसेस को नाम देंगे फेगोसाइटोसिस का। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस जो है ये क्या कर रही है? ये एक टारगेट पार्टिकल को, वो जो सॉलिड पार्टिकल है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है इस प्रोसेस में। नीचे अगर डायग्राम में देखो, डायग्राम जूम करें, कि डायग्राम में ये जो रेड पार्टिकल है ये वो सॉलिड पार्टिकल है जिसे इनटेक किया जा रहा है। ठीक है, अब इस रेड पार्टिकल को इनटेक करने के बाद हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो अपनी प्रोजेक्शंस बनाती है इसके अराउंड। देख रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस पार्टिकल के अराउंड एक्सटेंड करेगी, फैलेगी, इसको सराउंड करने की कोशिश करेगी। ये जो उसकी एक्सटेंशंस बन रही है ना, जो उस पार्टिकल को सराउंड करने की कोशिश कर रही है, इन एक्सटेंशंस को हम कह रहे हैं ज़्यूडोपोडिया और सिंगुलर ज़्यूडोपोडियम। यानी जब भी चीज सेल के अंदर इनटेक की जाएगी और वो चीज अगर सॉलिड होगी, तो आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलेगी उसको कवर करने के लिए। ये जो उसकी प्रोजेक्शंस बनेंगी, जो उस पार्टिकल को कवर करेंगी, इन्हें हम कहते हैं ज़्यूडोपोडिया।
और जब ये पार्टिकल इनगल्फ हो जाएगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल इनगल्फ हो जाएगा और वैक्यूल या वेसिकल की शक्ल में सेल में आ जाएगा, अब आप इस वेसिकल को, इस वैक्यूल को स्पेशल नाम दोगे और वो है फेगोसोम। अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि जब कोई भी चीज सेल इनटेक करता है तो वो उसके राउंड अपनी मेम्ब्रेन की कवरिंग करके उसे इनटेक करता है, जैसे हमने वेसिकल का नाम दिया था, इसे वैक्यूल भी कह देते हैं। अगर तो फेगोसाइटोसिस हो रही है और सॉलिड पार्टिकल को इनटेक किया जा रहा है तो हम इस वेसिकल को स्पेशल नाम देते हैं विच इज फेगोसोम। ठीक है, ये फिनोमिना कहां होता है? सेल्स में तो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो आपके पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा हो गए, वो तो है ही एक सेल और एक ही सेल जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो आप देखोगे कि वहां पे वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इसी मेथड से चीजों को इनटेक कर रहा है, अपने फूड पार्टिकल को। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें ह्यूमंस में तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका काम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना होता है, वो इसी मेथड के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं कि वो उन सॉलिड पार्टिकल्स को टेक इन करते हैं और आप देखते हो कि वो वहां से जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं या इवन बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म उन्हें इनगल्फ करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को किल करते हैं। कैसे किल करते हैं? ये उन बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। और कैसे इनगल्फ करते हैं? ये वो मेथड है। बैक्टीरिया भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, पूरा सेल है। व्हाइट ब्लड सेल का साइज बैक्टीरिया से बहुत बड़ा होता है। ये आता है और उस बैक्टीरिया के अराउंड अपनी प्रोजेक्शंस बनाता है, ज़ूडोपोडिया, और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर जाता है और इस तरह से ये वहां पे बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया हो या आपके पास पुराने रेड ब्लड सेल्स हो, इसी मेथड के थ्रू आप देखते हो उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है। दूसरी जो टाइप है ना हमारे पास फेगोस एंडोसाइटोसिस की, वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में आपने डिफरेंस समझना है। वहां पे सॉलिड पार्टिकल को टेक इन किया जा रहा था। पिनोसाइटोसिस आप तब कहोगे जब आपके पास लिक्विड है या फिर सॉलिड पार्टिकल बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में है। ठीक है, अगर तो सॉलिड है तो वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में है, या फिर आप देख रहे हो कि वो आपके पास लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है। अब जब आप इस लिक्विड को इनटेक कर रहे हैं ना, है ये भी एंडोसाइटोसिस, लेकिन ये एंडोसाइटोसिस की जो टाइप है उसे हम पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। फेगो में सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक किया, पिनोसाइटोसिस में हमने लिक्विड ड्रॉपलेट्स को इनटेक किया। ये देखो सिंपली, अगर हम इसे जूम करके देखें, आपके पास इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो भी पार्टिकल है जिसे सेल ने इनटेक करना है, वो पार्टिकल जब सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर गई है। इन्वेजिनेट कहते हैं सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब जाती है, वहां से जहां से उसने उस पार्टिकल को टेक इन करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ गौर करो जरा, ये आपका डिफरेंस बनता है। दूसरी तरफ हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस निकलती है बाहर की तरफ, और यहां हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच कर रही है, इन्वेजिनेट कर रही है, और उसकी वजह से वो उस चीजों को, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को एंगल्फ कर लेती है। ठीक है, और आपके पास यहां पे अब जो वेसल बनती है, वेसिकल बनती है, इसे फिर बच्चों हम नाम देते हैं पिनोसोम्स का। वहां थे फेगोसोम, यहां पे है पिनोसोम। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया। हमारी बॉडी में ये काम कहां हो रहा है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं फूड की। कहते हैं जो माइक्रोविलाई है ना, थोड़ा सा हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ये क्या है? ब्रिस्टल लाइक प्रोट्रूजन्स। प्रोट्रूजन्स कहते हैं बाहर निकले हुए प्रोजेक्शंस को। ब्रिस्टल लाइक यानी कि स्मॉल लेवल पे अगर हम कहें तो वो एक थ्रेड लाइक, ब्रश लाइक चीज होती है जो आपके सेल की बाहर सरफेस पे आई होती है। अगर यूं हमारा एक सेल है तो आप देखोगे कि यूं इस सेल के ऊपर छोटी छोटी ये प्रोट्रूजन्स होंगी, माइक्रोविलाई डाइजेस्टिव सिस्टम में।
ये हम देखते हैं कि पिनोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रोविलाई फूड को एब्जॉर्ब कर रही होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स हो गए और डिफरेंट तरह के जो विटामिन हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है दोनों का। सेकंड जो आपके पास मेथड है वो है एक्सोसाइटोसिस का। अब जहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिंपली सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही थी, सेल को एंडोसाइटोसिस से उन्हें टेक इन करना पड़ा। वहीं पे बहुत सारी चीजें सेल के अंदर है जो सिंपल प्रोसेस से सेल के बाहर नहीं जा पा रही। तो फिर यहां आप देखोगे यहां पे भी सेल को एक स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से वो उन चीजों को सेल के बाहर रिमूव करें। और इन चीजों में सबसे कॉमन चीज जो सेल का वेस्ट होता है, वेस्ट है ना, अगर जमा होता जाएगा तो एक वक्त आएगा उसकी टॉक्सिसिटी सेल को किल कर देगी। तो सेल को उसे फ्रीक्वेंटली रिमूव करना पड़ता है और उसके लिए वो जो मेथड यूज करता है एक्सोसाइटोसिस का। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, सेल चीजों को, सब्सटेंस को एक्सपेल करेगा सेल के अंदर से। चीजें सेल के अंदर है और सेल उसे एक्सपेल करके बाहर जो स्पेस है वहां भेज रहा है। इसमें क्या होगा, रिवर्स समझ लो। एंडो में क्या होता था, जिस भी पार्टिकल को इनगल्फ किया जा रहा है वो आता था और इनगल्फ करने के बाद वो सेल में वेजिकल की शक्ल में आता था। ठीक है, वेजिकल तब बनती थी जब उस चीज को इनगल्फ कर लिया जाता था। यहां रिवर्स हो रहा है। यहां आप देखोगे सेल के अंदर उस चीज को पहले ही वेजिकल फॉर्म में रख दिया जाएगा। जिस भी चीज को बाहर एक्सपोर्ट करना है आप देखोगे उसके अराउंड मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होगी और मेम्ब्रेन की कवरिंग वही होगी जो सेल मेम्ब्रेन है और इस स्ट्रक्चर को हम वेजिकल का नाम देंगे। ये जो वेजिकल है अब इसके अंदर वो चीज है जिसे सेल से बाहर रिमूव करना है। अगर हम इसे जूम करें तो आप लोग देखोगे कि आपके पास किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। ये जो वेसिकल है ये आएगी और आके सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज करेगी। अब जरा आप डायग्राम को गौर से देखो, जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ आके डिफ्यूज कर रही है तो वेसिकल के अराउंड जो मेम्ब्रेन कवरिंग है ये एग्जैक्टली वही है जो सेल मेम्ब्रेन है, दोनों सिमिलर है। तो इसलिए आप देखोगे कि ये इजीली एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल के वैक्यूम में, इस वेसिकल के वैक्यूम में जो वेस्ट था वो फाइनली सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात सेकंड पॉइंट में लिखी है कि इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ वेसिकल। ये जो वेसिकल है ये सेल के अंदर पहले से ही मौजूद थी, इन्हें बनाया ही इस मकसद के लिए गया था कि इनमें जो वेस्ट होगा उसे स्टोर करके फाइनली सेल के बाहर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब वेस्ट भी हो सकता है और कोई और यूजफुल चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वेस्ट ही हो, कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी हो सकता है। हम अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास गोल्जी ऑपरेटस जो है इससे बहुत सारी सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं जिन्हें फाइनली सेल के बाहर रिलीज किया जाता है। अब ये जो वेसिकल्स हैं इनमें बहुत सारे एंजाइम भी हो सकते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जो कतन वेस्ट नहीं होती। तो गोल्जी वेसिकल हमने 9th में पढ़ा है, हम आगे मजीद पढ़ेंगे, हमारे इसी नॉलेज में गोल्जी वेसिकल भी आएगा। तो आप देखोगे कि इसका काम ही ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आएंगी इसके पास, ये उनकी करेगा फाइनल पैकिंग ताकि उसे फाइनली सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाए। अब वो जो गोल्जी वेसिकल्स हैं इनमें है यूजफुल चीजें और इन्हें सेल से बाहर रिलीज करना है, मेथड यूज होगा एक्सोसाइटोसिस का। ये देखो सिंपल सी एक एनिमेशन आपको दिखाई है मैंने। एंडोसाइटोसिस हुई, ये अब हुई एक्सोसाइटोसिस। पहले बाहर से चीजें वेसिकल की फॉर्म में सेल में एंटर हुई और दूसरे में हमने देखा बहुत सारी चीजें सेल के अंदर से बाहर रिलीज हुई और दोनों जो थी वो वेसिकल्स की फॉर्म में थी। जब उन्हें टेक इन किया तब भी वेसिकुलर फॉर्म और जब उन्हें एक्सपेल किया जा रहा है अभी भी वो वेसिकल फॉर्म में ही है। ठीक है, अब
हमारे जो इंपॉर्टेंट एसएलओस थे उनमें से हम ज्यादातर एसएलओ कर चुके हैं। हमारा पहला जो एसएलओ था ना, वो मेन एसएलओ था, जो हमें कह रहा था सेल के तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करो। उसमें से ही हमने देखा था कि सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड एसएलओस थे, उन्हें हमने साथ ही लिंक कर दिया, ताकि जैसे ही आप लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ो एसएलओस को भी साथ ही पढ़ लो, जिसमें आपके पास ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एंडो एक्सोसाइटोसिस वाले मैकेनिज्म थे। अब हम वो बाकी तमाम एसएलओस पढ़ चुके हैं। अब हम सिंपली कवर करेंगे हमारे ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो अगले ऑर्गेनल्स हैं ये हम कल लेक्चर में स्टार्ट करें। अभी जितना हमने पढ़ा, हमने किसी भी वर्कशीट को एड्रेस नहीं किया। वर्कशीट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आगे जाके हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी फादियत का ज्यादा अंदाजा होगा। अभी हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस यहां पे क्लास में लाइव करेंगे। आप लोगों ने बच्चों मुझे इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। वर्कशीट की तरफ हम आते हैं। वर्कशीट में आप देखोगे कि आपका जो भी नॉलेज पढ़ाया जा रहा होता है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्क्रीन जूम कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि आप जैसे ही इसको पढ़ो तो आपको जो नॉलेज है वो याद रह जाए। ये ऊपर दिए हुए एसएलओस, यहां से जरा आओ। अब पहला क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चंद सेकंड आप लोगों ने सोचना है, आयमा सादिया, और मुझे इसका जवाब देना है। ये ऊपर देखो कुछ बॉक्स में कीवर्ड्स हैं, देख रहे हो? पार्शली, हाईली, मेम्ब्रेन, लो पोटेंशियल। आप लोगों ने इन वर्ड्स को नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है, ठीक है। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं, खुद भी प्रैक्टिस शुरू कर दो। कुछ सेकंड के बाद मैं पूछूंगा। स्टेटमेंट क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ डैश वाटर पोटेंशियल, ब्रैकेट में है लो और लिटिल सोल्यूट, टू एन एरिया ऑफ डैश वाटर डैश मोर सोल्यूट अक्रॉस अ डैश परमिएबल डैश। अब ये खुद जान के थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट बनाइए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा है। इतने ज्यादा वाले नहीं आएंगे, लेकिन मकसद क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ज़हन पे जोर डालो, चीजों को फौरन से करने की आदत डालो। आयमा ने अगर कर लिया तो आयमा मुझे बताएं जल्दी से। थोड़ा सा आयमा माइक दूर रखते हुए ऊंची बोलो, आवाज क्लियर है। अब पूछो क्या कह रही हो। Osmosis is the movement of substance from an area of higher potential to an area of lower potential, to an area of low water potential across a partially permeable medium. तो यहां क्या आएगा? Osmosis is the movement of substance from an area of high water potential to an area of low water potential. यहां क्या है? आगे तो ठीक है ना, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां क्या है? लो वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश, क्विकली कर लिया, अच्छी बात है। सादिया कोशिश करो खुद भी पार्टिसिपेट करो, नहीं तो आयमा ने स्कोर ले जाना है। ये देखो जरा, हमारे पास डायग्राम है। आपके जो पेपर आएंगे ना फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें इस तरह डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत होने हैं, इसलिए इन चीजों पे एम्फोसिस किया गया है कि आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें हमने कोशिश की है कि जहां पे मिसमैच कॉलम, फिल इन द ब्लैंक है, वहीं पे साथ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी हो। ये दो चीजें बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएंगी। डायग्रामेटिक क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग, तीनों में, और दूसरा वो आपको कॉलम्स बना के देगा कि कॉलम को मैच कर लो, एक जगह इंफॉर्मेशन दी है दूसरी जगह आप फिल करो। तो वर्कशीट की हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। स्टेटमेंट क्या है? लेबल द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ये 1 2 रिमूव करें। लेबल, इसको रिमूव करें, ये भी मिस टाइप हुआ है। लेबल, यहां से 2, द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन विद ईदर
हाई वाटर पोटेंशियल और लो वाटर पोटेंशियल। सिंपली आपने बताना है किस जगह पे वाटर पोटेंशियल कम है, किस जगह पे ज्यादा। सादिया सिंपल से है, क्विकली बताओ किस तरफ ज्यादा है। सर जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पहले वाले तो हाई आएगा और दूसरे वाले पे लो आएगा। सादिया, आप हाई लो किसको कह रही हो? मुझे इसको हाई कह रही हो? जी सर। इसको लो कह रही हो, तो वाटर लो से हाई की तरफ आएगा, आप ये कह रही हो? यही कहा है ना कि यहां से वाटर आएगा यहां। आयमा ठीक कहा है सादिया ने। सादिया फिर सोचो थोड़ा सा, ऑस्मोसिस हमने पढ़ी है, अभी ऊपर क्वेश्चन भी वही था। आयमा ऐसे ही है? यस सर। क्या हो गया है? ये क्या पढ़ के आए हो? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो हाई ये होगा ना, हाई से लो की तरफ आ रही है, एरो बता नहीं रहा कि यहां से यहां आ रहा है पानी। तो पानी जहां से मूव करना शुरू किया, इसका मतलब वहां पे वो हाई था और मूव करके वो आ रहा है वहां जहां पे वो लो है। अभी ऊपर तो बता के आए हो बच्चों, ऑपोजिट कर दिया आप लोगों ने। और दूसरा जरा गौर से देखो ना, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल लार्ज सर्कल्स हैं ये सोल्यूट हैं, इस तरफ सोल्यूट ज्यादा है, और जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ वाटर कम है। तो इसका मतलब पानी यहां से यहां आएगा। ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ये लो है। क्या कह रही हो सादिया? आगे मूवमेंट का है मतलब आपसे असल में पूछेंगे कौन सा हाई और कौन सा लो है। तो ये हाई है और ये लो है। जल्दी बोलो। सर मैंने बोला कि सादी आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन ओके गुड, सही कहा होगा। ठीक है आयमा, सादिया, ये चैलेंज है जी। पहले वाला तो बड़ा सिंपल था, क्विकली पढ़ो ना जरा, कहां पे कौन सा वर्ड आएगा, क्विकली पढ़ो, देखते हैं जरा। यहां पे फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। हो जाए तो बताओ। हो गया? सादिया आपसे हुआ? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है, क्या चीज नहीं होती है एनिमल में, यहां से वर्ड चुनो। ओए सेल वॉल, लेक्चर में सोती रही हो? सेल वॉल नहीं होती। ये पहले दिन भी मुझे गलत आंसर दिया था, याद है जब मैंने पूछा था? सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन के बगैर तो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेल वॉल नहीं होती सेल एनिमल सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन सभी में होती है। ठीक है, अब नहीं भूलना चाहिए। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। आगे मूव करो। इफ दे गेन टू मच वाटर बाय, आगे क्या आएगा? गुड, शाबाश आयमा, ऑस्मोसिस से आएगा। दे विल स्वेल एंड क्या होगा? स्वेल होने के बाद क्या हो जाएगा? ऊपर देखो कोई लफ्ज, बर्स्ट एंड बस्ट, 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 वेरी गुड। नाउन एज सेल, बर्स्ट आगे नाउन एज सेल, यहां ऊपर टेबल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेल बस्ट हो गया तो टर्जिड हो जाता है, टर्जिड होके बस्ट होता है। हाँ जी सादिया, फिर वही मेम्ब्रेन, बाहर आ जाओ इससे। सेल की लाइसिस हो गई है बच्चों, सोए हुए हो? सेल स्वेल किया, स्वेल करने के बाद वो बस्ट किया। जब सेल बस्ट कर जाता है तो हम इसे कहते हैं सेल लाइसिस। ठीक है आइमा?
सेल की लाइसिस हो गई है। बाकी का काम आप लोगों ने मुझे बताना है। इनके लेक्चर्स हैं भी बाद में, ठीक है। हमारे इधर नेट का इश्यू आ रहा था जिस वजह से आपके